राजस्थान का भूगोल। राजस्थान में जल संरक्षण। राजस्थान में जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन। जल संरक्षण का अर्थ क्या है? जल संरक्षण का अर्थ क्या है? जल संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। जल को भविष्य में बनाए रखने के लिए जल को उसका एक तो सही ढंग से उपयोग और उसे सुरक्षित रखना है। अतः जल के दुरुपयोग को रोककर, हम जो जल का दुरुपयोग करते हैं उसे रोककर स्वच्छ जल को लंबे टाइम तक बचा कर रख सकते हैं। इसी को जल संरक्षण कहा जाता है। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है, जहाँ प्राय वर्षा बहुत कम होती है और परंपरागत तरीकों से राजस्थान के निवासियों ने अपने क्षेत्र के अनुरूप जल भंडारण के विभिन्न ढांचों को बनाया है। मतलब राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है, वर्षा बहुत कम होती है। उस पानी को इकट्ठा करने के लिए राजस्थान के निवासियों ने अपने जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ढांचे बनाए हैं, जैसे खड़ीन हो गया, नाड़ी हो गया, टोबा हो गया, इस तरीके से बनाए हैं। ये परंपरागत जल संग्रहण की प्रणालियाँ काल की कसौटी पर खरी उतरी है। ये प्रणालियाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अपने प्रभावशाली स्वरूप में उभरी है। साथ ही इनका विकास भी स्थानीय वातावरण के अनुसार हुआ है, मतलब क्षेत्र विशेष के आधार पर बढ़े हुए ये। इसलिए संपूर्ण भारत में राजस्थान की जल संग्रहण विधियाँ अपना विशेष महत्व रखती है। वस्तुतः राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियाँ नहीं हैं। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियाँ बहुत कम हैं। पानी से संबंधित समस्याएं अनियमित तथा कम वर्षा और नदियों में अपर्याप्त पानी को लेकर उत्पन्न होती है। राजस्थान में स्थापत्य कला के प्रेमी राजा महाराजाओं तथा सेठ साहूकारों ने अपने पूर्वजों की स्मृति में अपने नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए इस प्रदेश के विभिन्न भागों में कलात्मक बावड़ियों का निर्माण करवाया है, कुओं का निर्माण करवाया है, तालाबों, कुंडों का निर्माण करवाया है। राजस्थान में पानी के कई परंपरागत स्रोत हैं, जैसे जोहड़, तालाब, नाड़ी, टोबा, झालरा, सागर, समंद, सरोवर। राजस्थान में जब कोई राजा महाराजा का कोई चला जाता है परिवार से, तो उनके याद में या उनके नाम को चिरस्थायी बनाने के लिए राजाओं ने बहुत सारे ऐसे कुंडों का, झालरों का इनका निर्माण करवाया है। पश्चिमी राजस्थान में जल के महत्व पर जो पंक्तियाँ लिखी गई है उनमें पानी को घी से बढ़कर बताया है। घी ढुलिया महारा की नहीं जासी, पानी ढुलिया मारो जी बड़े। तो इस तरीके की पंक्तियाँ पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित हैं। साफ जल को भविष्य का सोना कहते हैं। साफ जल को भविष्य का सोना कहते हैं और नीला सोना भी कहा जाता है। जल संरक्षण एवं संग्रहण के परंपरागत स्रोत निम्न हैं। सबसे पहला है कुंड, टांका। सबसे पहला जल का स्रोत है वो टांका, कुंड या कुंडी कहते हैं इसको। रेतीले मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया भूमिगत हौद टांका अथवा कुंड कहलाता है। ऐसे ये चित्र में दे रखा है, इस तरीके का होता है। ये भूमि में खोद करके बनाया जाता है और चूने और सीमेंट से इसको क्या किया जाता है, पक्का कर दिया जाता है। अंदर चूना या सीमेंट का लेप कर दिया जाता है और ऊपर से इसको ढक दिया जाता है और एक खिड़की रखी जाती है जिससे पानी निकाला जाता है। कुंडों, टांकों का निर्माण खेतों, घरों, मंदिरों में सार्वजनिक चौक में भी करवाया जाता रहा है। नाड़ी, दूसरा है वो नाड़ी है। नाड़ी गांव के बाहर बनी छोटी तलैया जिसमें वर्षा का जल संग्रहित होता है, नाड़ी कहलाती है। नाड़ी है वो कच्ची होती है, जो गांव के लोगों की दैनिक जरूरतों, नहाना धोना, पशुओं को पानी की पूर्ति करती है। पश्चिमी राजस्थान के प्रत्येक गांव में नाड़ी मिलती है। ये था आपका नाड़ी। राजस्थान में सर्वप्रथम पक्की नाड़ी के निर्माण का विवरण 1520 ईस्वी में मिलता है, जब राव जोधा ने अपने जोधपुर के निकट एक नाड़ी बनवाई थी। तो पहला नाड़ी का जो निर्माण का विवरण है वो 1520 में मिलता है, राव जोधा के द्वारा निर्मित मिलती है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के एक सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता में से 37.06 जरूरतें नाड़ियों द्वारा पूर्ण होती है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर ने एक सर्वेक्षण किया है और उस सर्वेक्षण के अनुसार नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में पानी की कुल आवश्यकता में से 37.06% जरूरतें नाड़ियों द्वारा पूर्ण होती है। काजरी के अनुसार 37% जल नाड़ी द्वारा पूर्ण होता है। टोबा, टोबा आकृति में लगभग नाड़ी के समान ही होता है। टोबा
आकृति में लगभग नाड़ी के समान होता है लेकिन नाड़ी से अधिक गहरा होता है। ऐसी भूमि जहाँ पर पानी का रिसाव कम हो वो टोबा निर्माण के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ये कच्चा होता है और पानी कम रिसे, इसके लिए ऐसी भूमि का चयन किया जाता है जहाँ पर पानी कम रिसाव हो। सामान्यतः टोबाओं में 7 से 8 माह तक पानी ठहरता है। राजस्थान में प्रत्येक गांव में पशुओं एवं जनसंख्या के हिसाब से टोबा बनाया जाता है। आगे वाला है झालरा। झालरे का कोई खुद का जल स्रोत नहीं होता है, वह अपने से ऊंचाई स्थित तालाब झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं। जैसे पास में कोई झील है तो उसके पास झालरा बना दिया जाता है, इस झील से पानी रिस करके भूमि के अंदर से होकर के इस झालरे में आ जाता है। और झालरे का स्वयं का कोई अगोर नहीं होता। अगोर वो होता है जैसे ये मान लीजिए टांका है तो टांके के आसपास की भूमि को पक्का करके इसमें जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता है वो सारा इस टांके में आ जाता है, तो ये इसका अगोर कहलाता है। इस तरीके से झालरे का कोई अगोर नहीं होता है, वो सिर्फ रिसाव से पानी लेता है। इसका पानी पीने के काम नहीं लिया जा सकता, बल्कि इसका जल धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करने, सामूहिक स्नान आदि कार्यों में काम आता है। अधिकांश झालरों का आकार आयताकार होता है। इस तरीके से आयताकार होते हैं, 3 ओर से इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं। अगोर, तालाब के आसपास चारों तरफ की भूमि जो पक्की होती है अगोर कहलाती है। अगोर से ही पानी बहकर तालाब अथवा नाड़ी में जाता है। पायतन, वर्षा जल को टांका या कुंड में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर जगह को पक्का करके पायतन बनाया जाता है। सामान्यतः टांका व कुंड के चारों तरफ की पक्की भूमि के लिए पायतन शब्द काम में लिया जाता है। उसके बाद है नेहटा। नेहटा या नेष्टा, नाड़ी या तालाब से अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेहटा बनाया जाता है, जिससे होकर अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाड़ी, तालाब या खेत में चला जाए। अर्थात अतिरिक्त जल की निकासी के लिए बनाया गया पाइप या नाड़ी नेहटा या नेष्टा कहलाती है। बेरा, नाड़ी के आसपास भूमिगत जल निकालने के लिए बनाए गए कुएं को मारवाड़ में बेरा कहते हैं। बेरी, छोटा कुआं या कुएं को मारवाड़ में बेरी कहा जाता है। राजस्थान में बेरियां बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती है। बावड़ी, बावड़ी, वापिका, वापी, शकंदू, भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए बनाए गए सीढ़ीदार कुएं जिनमें सीढ़ियों की सहायता से पानी की सतह तक उतरा जा सकता है, अंदर तक जा सकते हैं अपने। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति अपने साथ लेकर के आई थी। जोधपुर और भीनमाल में आज भी 700 से 800 बावड़ियाँ मौजूद हैं। इस तरीके की होती है बावड़ी, ये सीढ़ियाँ होती है, अपने पानी लेने के लिए अंदर तक जा सकते हैं। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाता है वैसे वैसे ज़्यादा सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। उसके बाद है खड़ीन। खड़ीन, खड़ीन का प्रचलन सबसे पहले 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। रियासती काल में राजा किसानों को खड़ीन बनाने के लिए ज़मीन देता था, जिसके बदले में उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे होता है। ढाल वाली भूमि के नीचे होता है, जिससे वर्षा का पानी है वो बह करके उस खड़ीन में चला जाता था। खड़ीन के दोनों तरफ मिट्टी की पाल होती, एक तरफ पत्थर की पक्की पाल होती है। खड़ीन की ये पाल दोहरा कहलाती है, पक्के वाली है वो दोहरा कहलाती है। वर्षा के समय में खड़ीन में पानी की मात्रा ज़्यादा होने पर पानी अगली खड़ीन में जाने के लिए नेहटा या निकासी मार्ग नाली बनी होती है। वर्षा जल सूखने के बाद नमी युक्त भूमि पर खेती की जाती है, इसमें पपड़ी सी जम जाती है और वहाँ पर खड़ीन कृषि करते हैं। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन को तथा उसे रोकने के लिए बनाई गई पाल को खड़ीन बांध कहते हैं। तालाब, वर्षा जल को संचित करने के लिए तालाब प्रमुख स्रोत है। झीलें, राजस्थान में जल का परंपरागत ढंग से सर्वाधिक संचय झीलों में होता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध झीलें स्थित हैं। इनके निर्माण में प्रशासन और आम जन का सम्मिलित योगदान रहा है। मदार, मदार, नाड़ी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को मदार कहते हैं। मदार की सीमा में मल मूत्र का त्याग करना वर्जित होता है, क्योंकि वो पानी आगे अपने किसी भी चीज़ के काम में ले सकते हैं, इसलिए उस क्षेत्र में मल मूत्र का त्याग नहीं करते। चौतीना या चोलवा, 4 चड़सों द्वारा चारों दिशाओं में एक साथ पानी खींचने पर भी पानी न टूटने वाला, मतलब ऐसा कुआं जिसमें 4 चड़स लगी हुई है चारों तरफ और एक साथ पानी निकाल रहे हैं, फिर भी उस कुएं में पानी खत्म नहीं हो रहा है, तो वो चौतीना या चोलावा कुआं कहलाता है। बीकानेर का चौतीना कुआं प्रसिद्ध है। परस हाथ, परस हाथ, कुएं के पानी की गहराई हाथ अथवा परस से नापी जाती है। लाव, चड़स खींचने की मोटी रस्सी जो सन या सूत से बनी होती है। पालर पानी, नाड़ी टांके में जमा वर्षा का शुद्ध जल पालर पानी कहलाता है। रूफटॉप जल संग्रहण विधि,
वर्षा जल के संग्रहण की यह विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है। इसमें वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप के द्वारा नीचे जल की टंकी हौज में एकत्रित कर लिया जाता है। यानी कि छत का पानी है वो एक पाइप के माध्यम से एक हौद या कोई डिग्गी है उसमें उतार लिया जाता है। भूजल के अत्यधिक दोहन से उत्पन्न गंभीर संकट का मुकाबला करने के लिए देश के कई भागों में वर्षा के पानी के संग्रहण की योजना तैयार की गई। वस्तुतः छत से वर्षा जल संग्रहण तकनीक गिरते भूजल को बढ़ाने के लिए कारगर कदम है। भूमिगत जल, वर्षा का जल जब भूमि के अंदर प्रवेश कर नीचे की कठोर चट्टानों के ऊपर एकत्रित हो जाता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। यही भूमिगत जल कुओं नलकूपों में एकत्रित होता है जिसे हम मशीनों अन्य साधनों द्वारा पुनः धरातल पर लाकर सिंचाई एवं दैनिक उपयोग में लाते हैं। वर्तमान में विश्व में भूमिगत जल में लगातार कमी आ रही है जिसका कारण है कम वर्षा का होना, अधिक सिंचाई होना, उद्योगों में जल की बढ़ती मांग, जनसंख्या वृद्धि के कारण जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। राजस्थान सरकार जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को डिग्गी, फार्म पौंड, जल हौज के निर्माण पर अनुदान देती है। जल प्रदूषण, प्रकृति द्वारा प्रदत्त शुद्ध जल में यदि कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो वह जल पीने और मानवीय उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। इसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या है, एक तो घरेलू अपशिष्ट अपने पानी में डालते हैं, उससे कृषि में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों एवं दवाइयों का उपयोग करना, कल कारखानों एवं उद्योगों से निकले ठोस अपशिष्ट पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों का जल में डालना, जलाशयों के निकट कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, खुले में शौच जाना, इनसे जल प्रदूषण होता है। और एक है महासागरों में जहाज़ों से तेल का रिसाव होना, तो ये भी एक कारण है जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जल प्रदूषण से फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों एवं नागरिकों के प्रति सख्त कानून बनना चाहिए। शहरों के सीवरेज के जल को जलाशयों में मिलने से पहले साफ करके पुनः उपयोग योग्य बनाया जाए। ठोस शहरी कचरे का निस्तारण जल स्रोतों में न करके अन्यत्र बंजर एवं अनुपयोगी भूमि पर किया जाए। भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य में भूजल के समुचित उपयोग तथा राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा हेतु गठन किया जाएगा। बजट 2022 में घोषणा की गई थी ये। अमृत जलम अभियान, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने व प्राचीन जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष यह अभियान चलाया जाता है। अमृत जलम अभियान किसका है, तो ये समाचार पत्र है, राजस्थान पत्रिका उसका है। फिर आएंगे आपके राजस्थान के इस जल संसाधन वाले टॉपिक के आए हुए प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृत जलम अभियान किसका है, तो राजस्थान पत्रिका का। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, नाली, नाड़ी, टोबा, जोहड़, तो नाड़ी नहीं है, नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण विधि कहलाती है खड़ीन कृषि। खड़ीन, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है टांका, लेकिन खड़ीन भी है, बावड़ी भी है और तालाब भी है, तो ये सारे ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर टांका। राजस्थान के अर्धशुष्क, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए उपयुक्त होता है, तो इसको वर्षा जल के लिए उपयुक्त करते हैं। टांका और खड़ीन प्रकार हैं, ये परंपरागत जल संरक्षण संरचनाओं के प्रकार हैं। तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए काम कर रहा है, तो जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, नाड़ी है, नाड़ी नहीं है, नाड़ी है, टोबा है, जोड़ है, लेकिन नाड़ी नहीं है, नाड़ी अलग है। खड़ीन है जल संरक्षण की तकनीक एक। अमृत जलम जल संरक्षण अभियान चलाया गया राजस्थान पत्रिका द्वारा। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि खड़ीन कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, नाड़ी, खड़ीन, तालाब, टोबा, तो ये सारे ही हैं, इसको डिलीट किया गया प्रश्न को। खड़ीन सिंचाई पद्धति लोकप्रिय है। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन वर्षा जल संग्रहण परंपरागत विधि पाई जाती है जैसलमेर में। कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, तो टांका है। और ये प्रश्न है पीछे वाले टॉपिक है जो राजस्थान में विभिन्न भौगोलिक उपनाम और उनके रहे हुए हैं। ये किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं, जालोर। निम्नांकित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, तो बारां को जाना जाता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर सही है।
राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, ये भी सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा सही है। पूर्व का पेरिस उदयपुर, ये गलत है। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान क्या है? तो वो है केशवराय पाटन को कहते हैं। केशवराय पाटन कहाँ पर है? बूंदी में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? सीरी है चित्तौड़गढ़, ये सही है। और फिर है जांगल देश बीकानेर, सही है। सपादलक्स सिक्कर और झुंझुनू, ये गलत है। ये सांबर को बोलते हैं। सपादलक्स किसे बोलते हैं? सांबर के आसपास का इलाका है। और अबुर्द है वो सिरोही को बोलते हैं। सपादलक्स सिक्कर झुंझुनू, ये वाला गलत है। इनका मिलान करना है। ऊन मंडी है वो बीकानेर है ही। संगमरमर मंडी किशनगढ़ अजमेर है। राजस्थान का कानपुर है वो अपने बोलते हैं कोटा को। गारमेंट सिटी यानी कि वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर होगा, यहाँ पर जैसलमेर लिखा हुआ, ये गलत है। और नीला शहर जोधपुर, ये सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है वो है आपका जयपुर, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सिरोही का है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? बूंदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जानते हैं? बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर को मत्स्य नगरी फिश सिटी के रूप में जानते हैं? फिश सिटी के रूप में जानते हैं तो वो है अलवर। निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं? वस्त्र नगरी। सूर्य नगरी किसका नाम है? तो सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। और स्वर्ण नगरी कहते हैं जैसलमेर को। और सुवर्ण नगरी, सुवर्ण ये है आपका जालौर। सुवर्ण आए तो जालौर है, स्वर्ण आए तो जैसलमेर है। कौन सा शहर विश्व में रत्न बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर है। इसे पन्ना मंडी भी कहते हैं। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर का है। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो जैसलमेर का है मांड। सौ टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर नहीं, उदयपुर नहीं, प्रतापगढ़ नहीं। बांसवाड़ा को कहते हैं 100 द्वीपों का शहर अथवा 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा। राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जानते हैं? उदयपुर को। और अगर पूछ ले नीला शहर, वो है आपका जोधपुर। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश कहा जाता था? तो जालौर नहीं है, जोधपुर नहीं है, सीकर नहीं है, गंगानगर होगा। योद्धे प्रदेश श्री गंगानगर को कहते थे। राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? ढूंढाड़ में। दौसा शहर किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा था? तो देवनगिरी के नाम पर। उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या था? शिवी जनपद। और राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी करौली को कहते हैं? जोधपुर के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखाई देते हैं? तो नीले रंग के घर दिखाई देते हैं। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। प्राचीन काल में राजस्थान में जांगल प्रदेश बीकानेर को कहते थे। राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक की गणतंत्रीय कबीले का शासन था? उत्तरी भाग, जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र। जैसलमेर शहर को निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सुनहरा शहर। झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है वो उदयपुर को कहते हैं। जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? नीली नगरी। घरों का अधिकांश रंग नीला दिखेगा आपको। गंगानगर योद्धे है। उदयपुर शिवी, जालौर स्वर्णगिरी, भरतपुर विराट। ये भरतपुर वाला नहीं है, गलत है। भरतपुर को विराट नहीं कहते। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मत्स्य प्रदेश अलवर भरतपुर, जांगल प्रदेश बीकानेर, शिवी चित्तौड़गढ़, अबुर्द देश जालौर, ये वाला गलत है। सिरोही को बोलते हैं अबुर्द प्रदेश, सिरोही को। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बटाड़ू का कुआं बाड़मेर।
जिलों के पुनर्गठन के बाद बटाड़ू का कुआं है वो बालोतरा में है। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? अलवर। राजस्थान के किस जिले को कांठल के नाम से जानते हैं? तो कांठल प्रतापगढ़, जो 26 जनवरी 2008 को बना था जिला। राजस्थान का 33वां जिला है ये, राजस्थान का 33वां जिला। हड़ौती और कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है हड़ौती। कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़, ये चारों इसमें शामिल है। करौली जिले का प्राचीन नाम है गोपालपाल करौली। राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो वो होगा आपका जयपुर। अलवर जिले का क्षेत्र प्राचीन काल में किस महाजनपद का भाग रहा? मत्स्य जनपद का। बांसवाड़ा जिला जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है उसे कहते हैं वागड़। किसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं? किराड़ू। बाड़मेर को। राजस्थान में नवाबों की नगरी टोंक। कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है? हृदय अजमेर, जिसे राजस्थान का नाका भी कहते हैं। राजस्थान का नाका। राजस्थान का शिमला सिरोही माउंट आबू। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी है वो जोधपुर को कहते हैं। बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा क्यों पड़ा? बांस की अधिक पैदावार के कारण बांसवाड़ा शहर का नाम बांसवाड़ा पड़ा। लेकिन बांस या भील वाली एक मान्यता भी तो है। मारवाड़ की पुरानी राजधानी कहाँ है? मंडोर में। कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? कोटा। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जानते थे? तो जंगल प्रदेश। और शासकों को किस नाम से जानते थे? जंगलधर बादशाह कहते थे। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो करौली, धौलपुर। गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है जयपुर, पिंक सिटी। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं? तो अलवर को। राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। पिपलाज। झालावाड़ में बहने वाली आहू की सहायक नदी उसे पिपलाज कहते हैं। पीपलदा। सवाई माधोपुर में स्थित चंबल की एक लिफ्ट नहर है पीपलूद। छप्पन की पहाड़ियों की एक चोटी है पिपलाज माता। उनवास हल्दीघाटी राजसमंद में स्थित है मंदिर इनका। पीपल पत्ता कान में पहना जाने वाला महिलाओं का एक आभूषण है। पीपल पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को कहते हैं। ये फैक्ट है जो पीपलाज पीपलदा इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। यह आपका राजस्थान में जल संरक्षण टॉपिक पूरा हुआ और इसके और पहले वाले टॉपिक के प्रश्न भी इसके साथ में दिए जा रहे हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।